प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। हम लोग एग्जाम पॉइंट श्रृंखला कर रहे हैं और आज हम लोग जूलॉजी के उस महत्वपूर्ण चैप्टर में एनिमल फिजियोलॉजी की इंटर कर चुके हैं जिससे एग्जाम में बहुत से प्रश्न देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि इसके पहले हम लोगों ने एनिमल फिजियोलॉजी के 2 वीडियोज कर दिए थे। आज एनिमल फिजियोलॉजी के एग्जाम पॉइंट का यह तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग आज पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र से चर्चित संबंधित एग्जाम पॉइंट पर चर्चा करेंगे और यहीं पे डाइजेस्टिव सिस्टम और स्क्लेटरी सिस्टम के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विगत वर्षों में एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले दिनों में भी आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है। पहला है ग्लोमेरुलर निस्यंदन में विभिन्न वैद्युत अपघट्ट। जो ग्लोमेरुलस निस्यंदन होता है, अब क्या होता है कि ये आपका वासिफरेंसिया माफ करिएगा, ये आपका जो है बाउमेंस कैप्सूल हो जाता है। बाउमेंस कैप्सूल में यहाँ पे ग्लोमेरुलस हो जाते हैं और ये ग्लोमेरुलस जो होते हैं, ये ग्लोमेरुलस में अफरेंट और इफरेंट एट्रियोल से आने वाले जो अफरेंट से आने वाले जो ब्लड वेसल होते हैं ये छनते हैं। तो कह रहा है जब ये छनते हैं तो इसमें विद्युत अपघट्ट के बहुत सारे तत्व होते हैं वैद्युत अपघट्ट के, जैसे कि सोडियम आयन होते हैं, पोटेशियम आयन होते हैं, कैल्शियम आयन होते हैं, मैग्नीशियम आयन होते हैं आदि। इसके साथ साथ ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, विटामिन होते हैं, यूरिक अम्ल होता है, क्रिएटिन होते हैं आदि पाए जाते हैं। परंतु बड़े आकार के एक कण जैसे कि प्रोटीन, वसा, आरबीसी, प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं। एल्बुमिन एक प्रोटीन है, कह रहा है यहाँ पे एल्ब्यूमिन जो है एक प्रकार की प्रोटीन है जो रुधिर प्लाज्मा में होती है। एल्ब्यूमिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो रुधिर के प्लाज्मा में पाई जाती है। यह सामान्यतः ग्लोमेरुलर निस्यंदन में नहीं होता। कह रहा है यह समान रूप से ग्लोमेरुलर निस्यंदन में नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ से नहीं छनते, जैसे कि आर प्रोटीन है, वसा है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये ग्लोमेरुलस से छनते नहीं है। यही कारण है कि कोई भी प्रोटीन होगी वो छन के नहीं जाएगी। हालांकि यहाँ प्रश्न में पूछा गया एल्बुमिनस प्रोटीन क्या छनेगी, तो आप कहेंगे नहीं छनती है। ठीक है। हेलेलो ब्रिक का भाग होता है। हेनले लूप जो है वो वृक्क का भाग होता है। यह वृक्क के परासरण नियंत्रण तथा मूत्र के सांद्र बनाने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस लूप का विकास पक्षी तथा स्तनधारी में हुआ है। कह रहा है हेनले लूप का विकास किसमें हुआ है? पक्षियों में तथा स्तनधारियों में हुआ है। ठीक। उसके बाद आ जाइए, मेढक तथा मछलियों में अनुपस्थित हुआ, जबकि ये मेढक और मछलियों में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अर्थात हेनले लूप सिर्फ एबीज और मैमल्स में पाए जाते हैं जबकि मछलियों में नहीं पाए जाते हैं। कह रहा कुछ रोग दिए गए हैं और उनके विटामिन का संबंध दिया गया। ठीक है। कौन कौन से रोग हैं? चूंकि विटामिन से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं तो रोग को इस तरफ दिया गया, विटामिन का नाम इस तरफ दिया गया। किस विटामिन की कमी से होता है? किलोसिस नामक रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी भी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी किसके कारण होता है? तो विटामिन ई के कारण हो जाता है। जनन क्षमता में कमी किसके कारण? विटामिन ई के कारण। रक्त का थक्का ना जमना विटामिन के कारण। परनीसियस एनीमिया विटामिन बी 12 के कारण। कह रहा है इनकी कमी के कारण कुछ रोग होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, जो वसा में घुलनशील विटामिन दो प्रकार की होती हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं बी और सी होते हैं। तो ये कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। अतः वसी विलयन में केवल वसा में घुलनशील विटामिन ही प्राप्त हो सकता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। इसके एक वर्णक रेटिनिन का निर्माण होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। इससे एक वर्णक रेटिनिन का निर्माण होता है जो कि रोडोप्सिन का घटक होता है। जो कि रोडोप्सिन का घटक होता है। रोडोप्सिन एक प्रोटीन युक्त वर्णक होता है जो नेत्र के शलाका अर्थात राड में होता है तथा अंधेरे में श्वेत व श्याम प्रतिबिंब के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन ए की कमी या अभाव में
विटामिन ए की कमी या अभाव में रोडेप्सिन नहीं बनता है। विटामिन ए की कमी या अभाव में रोडेप्सिन नहीं बनता है, अतः रात्रि में या अंधेरे में नहीं दिखाई देता है। इसे रतौंधी नामक रोग कहते हैं। इसे क्या हो जाता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। यह विटामिन प्रोटीन उपापचय में महत्वपूर्ण है। कह रहा है यह विटामिन प्रोटीन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से प्रोटीन उपापचय बाधित हो जाता है तथा हीमोग्लोबिन एवं अन्य रुधिर घटकों की भी कमी हो जाती है। इसे अरक्तता हो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अरक्तता कहते हैं। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। जल में घुलनशील होती है। दैनिक आवश्यकता से अधिक होने पर ये विटामिन अवशोषित तथा संचित नहीं होते हैं और प्रायः मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। कह रहा टोकोफेरॉल विटामिन ई के सामान्य नाम होते हैं, जबकि राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी 2 का जो है रासायनिक नाम होता है। साइनोकोबालामिन बी 12 का नाम होता है। ठीक। उसके बाद है क्राइसोट्रिप्सिन। क्राइसोट्रिप्सिन अग्न्याशयी रस में उपस्थित होता है। माफ करिएगा, क्राइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जो है अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज से निकलने वाले जूस में क्या होता है? क्राइमोटेक्सिन अग्न्याशय रस में उपस्थित होता है। यह छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यह जो है फूड के डाइजेशन में मदद करता है, अर्थात यह प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। कौन? किसकी बात हो रही? काइमोट्रिप्सिन की। काइमोट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। मोनोसोडियम मोनोसोडियम ग्लूटामेट को सोडियम ग्लूटामेट भी कहा जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट को सोडियम ग्लूटामेट भी कहा जाता है। इसका आणविक सूत्र C5H8NO4Na है। कह रहा है इसका आणविक सूत्र जो है C5H8NO4Na है। यह सोडियम एवं ग्लूटामिक अम्ल की रासायनिक क्रिया से निर्मित लवण है। यह एक सफेद क्रिस्टली पाउडर है जिसका उपयोग भोजन को सुगंधित करने के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम MgCO3 है। कह रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट का नाम जो है MgCO3 है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग जो है किया जाता है। इसका उपयोग पेट में बढ़े हुए एसिड से राहत पाने के लिए करते हैं। कह रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग किसके लिए करते हैं? पेट में बढ़ी हुई एसिड से राहत पाने के लिए करते हैं। टेट्राजीन एक बंद श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है। कह रहा टेट्राजीन जो है एक बंद श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र, टेट्राजीन का जो रासायनिक सूत्र है वो कितना है? तो कह रहे हैं टेट्राजीन का जो रासायनिक सूत्र होगा, एक सेकंड रुकिए, टेट्राजीन का जो एक सेकंड सूत्र है। टेट्राजीन एक बंद श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र जो है C2H2N4 है। यह एक फार्मास्यूटिकल कलरेंट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का अकार्बनिक यौगिक है। नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र N2O है। कह रहा नाइट्रस ऑक्साइड जो ऑक्सीजन और कार्बनिक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र N2O है। सामान्य ताप पर यह रंगहीन, अज्वलनशील, मोहक गंध एवं हल्के मीठे स्वाद लिए होता है। इसका उपयोग शल्य क्रिया एवं दंत चिकित्सा में एनेस्थीसिया एवं एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है। कह रहा इनका उपयोग एनाल्जेसिक तथा एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। इसे प्रायः लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रायः हम लोग किस नाम से जानते हैं? लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कह रहा शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि शरीर में ऊर्जा की कमी होने पर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है।
फिर वसा का ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है और अंतिम चरण में प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। सबसे पहले शरीर में ऊर्जा के स्रोत के रूप में कौन काम करेगा? तो सबसे पहले ऊर्जा के स्रोत के रूप में ग्लूकोज काम करेगा, दूसरे नंबर पे वसा काम करेगा, तीसरे नंबर पे किसे तोड़ा जाता है? तो तीसरे नंबर पे जो उपयोग में आएगा थर्ड नंबर पे, यहाँ देखिए कह रहा है फर्स्ट स्टेप जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड स्टेप जो है अगर उससे भी कमी होगी तो वसा, एंड थर्ड स्टेप प्रोटीन होता है। सामान्यतः हेक्सोज मोनोसैकेराइड तथा पेंटोज मोनोसैकेराइड बड़े कार्बोहाइड्रेट की एकलकी इकाइयों का काम करते हैं। इनकी रेखीय श्रृंखलाओं से जुड़ने अर्थात बहुलकीकरण से बड़े या संयुक्त कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। बहुलकीकरण में मोनोसैकेराइड अणु एक दूसरे से जिस सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं उसे ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। जीएलपी-1 का जैविक रूप से सक्रिय पदार्थ GLP-1 एक का जैविक रूप से सक्रिय पदार्थ GLP-1 736 एमाइड है। GLP-1 736 एमाइड है। यह अग्न्याशय में इंसुलिन स्राव को प्रेरित करता है। कह रहा GLP-1 736 एमाइड है। यह रसायन अग्न्याशय से इंसुलिन स्राव को प्रेरित करता है तथा ग्लूकागॉन हार्मोन्स के स्राव को अवरोधित करता है। यह आमाशय की खाली होने एवं ग्लूकोज के निस्तारण को भी रोकता है। यह आमाशय के खाली होने तथा ग्लूकोज के निस्तारण को भी रोकता है। भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। ठीक है, भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले किसका उपयोग करता है? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है जो जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचित रूप होता है। ग्लाइकोजन का संग्रह यकृत और मांसपेशियों में होता है। ग्लाइकोजन का संग्रह कहां होता है? यकृत और मांसपेशियों में होता है। एबनर्स ग्रंथियां कौन सी? एबनर ग्रंथियां जिह्वा की सतह पर पाई जाती हैं। एबनर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? जिह्वा की सतह पर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो उसे एबनर्स ग्रंथियां कहते हैं। यह ग्रंथियां जिह्वा की सरकमवैलेट तथा फोलिएट पेपेली पर पाई जाती हैं, जो सीरस तथा लिंगुअल लाइपेज का श्रवण करती हैं। वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। कह रहा वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन होती है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन में निम्न भाग होते हैं। बोमेंस कैप्सूल। नेफ्रॉन के निम्न भाग कौन कौन से होते हैं? बोमेंस कैप्सूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले की भुजाएं, दूरस्थ कुंडलित नलिका, संग्रह नलिका, ये पाई जाती हैं। इसके विभिन्न भागों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। स्तनधारियों में वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग है। स्तनधारियों में वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग है। वृक्क के अंदर मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र में उपापचयी जल और यूरिया प्रमुख रूप से होते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें आवश्यकता से अधिक तथा हानिकारक लवण, यूरिक अम्ल एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं। यकृत में आर्निथिन चक्र चलता है। ठीक है, यकृत में आर्निथिन ये गलत हो गया। यकृत में आर्निथिन चक्र चलता है। आर्निथिन चक्र चलता है, ठीक, जिसके द्वारा यूरिया यकृत शिरा द्वारा यकृत में वृक्क में जाती है। अतः यकृत शिरा में यूरिया की मात्रा अधिक होती है तथा वृक्कीय शिरा में यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है। किडनी यानी गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टलन से होती है। गुर्दे की पथरी जो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल से होती है। इसके अतिरिक्त यूरिक अम्ल में क्रिस्टल भी होते हैं, परंतु ये क्रिस्टल वृक्क के अतिरिक्त और कहीं भी हो सकते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका में ब्रुश किनारा युक्त घनाकार एपिथेलियम होता है। इसे एपिथेलियम के किनारों की कोशिकाओं की स्वतंत्र सतह पर ब्रुश युक्त संरचनाएं होती हैं।
ये संरचनाएं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं और पुनर्अवशोषण में सहायता करती हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की दो मुख्य अवस्थाएं होती हैं। कह रहा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की दो मुख्य अवस्थाएं होती हैं, मैग्ना या ट्रोफोजॉइट। मैग्ना या ट्रोफोजॉइट यह रोगजनक अवस्था है जो कि मनुष्य के आहार नाल में बड़ी आंतों के कोलन भाग में कलाओं में उपस्थित होता है। कह रहा ये जो है क्या होती है, कह रहा यह रोगजनक अवस्था है जो कि मनुष्य के आहार नाल में बड़ी आंतों के कोलन भागों के कलाओं में उपस्थित होती हैं तथा यहां पर घाव उत्पन्न करती हैं। माइन्यूटा माइन्यूटा यह सिस्ट बनाता है अतः आंतों की गुहा में उपस्थित होता है। एक परिपक्व सिस्ट में 4 केंद्रक होते हैं। एक परिपक्व सिस्ट में 4 केंद्रक होते हैं जिसे चतुष्केंद्रक सिस्ट कहते हैं। यही सिस्ट मल के साथ बाहर निकलता है तथा दूसरे व्यक्तियों द्वारा ग्रहण करने पर उन्हें संक्रमित करता है। वृक्क की क्रियाशील इकाई नेफ्रॉन होती है। वृक्क की क्रियाशील इकाई नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन का अग्रभाग दोहरी झिल्ली युक्त बोमन संपुट होता है। नेफ्रॉन का अग्रभाग दोहरी झिल्ली युक्त बोमन संपुट होता है। बोमन संपुट के अंदर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। बोमन संपुट के अंदर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं के चारों तरफ ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं के चारों तरफ अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं जिसे पोडोसाइट्स कहते हैं। अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं जिसे पोडोसाइट्स कहते हैं। इनके बीच छोटे छोटे रिक्त स्थान होता है जिसे स्लिट पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिट पोर कहते हैं। ये रक्त को छानने में सहायता करती हैं। स्तनपायी यूरियोटेलिक होते हैं। स्तनपायी जो होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं जो कि सांद्र मूत्र उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। कह रहा है जो कि सांद्र मूत्र उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ऐसा सफलतापूर्वक करने में हेनले का लूप तथा वासा इरेक्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो कि वृक्क की उपस्थित संरचनाएं हैं। कह रहा है ऐसा सफलतापूर्वक करने में हेनले का लूप तथा वासा इरेक्टा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो कि वृक्क की उपस्थित संरचनाएं हैं। नेफ्रॉन की समीपस्थ कुंडलित नलिका में जल तथा लवण दोनों का पुनर्अवशोषण होता है। नेफ्रॉन की समीपस्थ कुंडलित नलिका में जल और लवण दोनों का पुनर्अवशोषण होता है अतः यहां पर निस्यंदन का संयोजन रुधिर प्लाज्मा के समबलयी होता है। वृक्क एक प्रमुख जैव अंग है। कह रहा वृक्क एक प्रमुख जैव अंग है। इसके बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं जैसे परासरण नियंत्रण, जल अर्थात द्रव का संतुलन, उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, पीएच अर्थात अम्ल क्षार संतुलन, लवणों का संतुलन, रुधिर का नियमन इत्यादि। रास रास का मतलब यहां पे है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम वृक्क की क्रियाविधि को नियमित करने से संबंधित तंत्र है। वृक्क की क्रियाविधि से संबंधित तंत्र है। इस तंत्र के अंतर्गत वृक्क के एक भाग की कोशिकाएं एक संरचना बनाती हैं जिसे जेस्टाग्लोमेरुलस उपकरण कहते हैं। इससे रेनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यह रुधिर की एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन को निष्क्रिय एंजियोटेंसिन आई में परिवर्तित करता है जो ACE अर्थात एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रभाव से सक्रिय एंजियोटेंसिन द्वितीय में परिवर्तित हो जाता है। यह रुधिर वाहिनियों को संकुचित करता है तथा रुधिर दाब को बढ़ाता है अतः इसे वाहिका संकुचन कहते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO NH2 होता है। यूरिया का निर्माण यकृत के आर्निथिन चक्र या यूरिया चक्र के द्वारा होता है जिसे क्रेब्स हैंसलेट चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अपक्रिया करते हैं तथा यूरिया बनती है। इस चक्र में कुछ अमीनो अम्ल जिसे सिटुलिन तथा आर्निथिन बनाते हैं। यकृत कोशिकाएं आर्जिनिन, यूरेनेज आदि एंजाइम की सहायता से यूरिया का संश्लेषण करती हैं।
इसी यूरिया को वृक्क रुधिर से लेकर मूत्र के साथ इसका उत्सर्जन करते हैं। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड तथा मोनोसेकेराइड के रूप में होते हैं। मोनोसेकेराइड सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका कोई पाचन नहीं होता है। कह रहा है इनका कोई पाचन नहीं होता है। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, अतः इसका पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, देखिए यहाँ पे ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, अर्थात इसका पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में शुरू होता है तथा छोटी आंत में पूर्ण होता है। इसके अंतर्गत एंजाइम की उपस्थिति में पॉलीसेकेराइड्स, एंजाइम की उपस्थिति में पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में तथा डाइसेकेराइड सरल मोनोसेकेराइड अणुओं में टूटते हैं। अंततः पचा हुआ भोज्य आंत की दीवार में स्थित रुधिर वाहिनियों में अवशोषित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय का प्रमुख केंद्र यकृत होता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय का प्रमुख केंद्र क्या होता है? यकृत होता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित चरण इस प्रकार होते हैं। ग्लाइकोजनोत्पत्ति या ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण। ग्लाइकोजनोत्पत्ति या ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण। ग्लाइकोजिनोलिसिस, अमीनो अम्ल या वसा से ग्लूकोज का निर्माण। जब हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है तो यह यकृत या मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है और कुछ समय पश्चात यह ग्लाइकोजन हमारे शरीर की मांसपेशियों में वसा के रूप में संचित हो जाता है। मुख ग्रंथियों तथा प्रमुख लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार में टाइलिन नामक मंडपाचक एंजाइम होता है। कह रहा मुख ग्रंथियों या प्रमुख लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार में टाइलिन नामक मंडपाचक एंजाइम होता है जो मंड को माल्टोज में तोड़ता है। इसके अतिरिक्त लार के जिह्वा ग्रंथियों द्वारा स्रावित अंश में जिह्वा लाइपेज नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन में उपस्थित वसा, वसी अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड के विखंडन करता है। प्रोटीन के पाचन की क्रिया आमाशय में प्रारंभ होती है। लार मुख गुहा में स्थित 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से स्रावित द्रव है। इसमें उपस्थित श्लेष्मा भोजन को नम तथा चिकना बनाता है जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन या लार एमाइलेज स्टार्च को तोड़कर माल्टोज में परिवर्तित करता है तथा क्लोराइड आयन एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाता है। लार एमाइलेज एंजाइम के अतिरिक्त लार में लाइपोजाइम तथा थायोसाइनेट आयन भी पाया जाता है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसका पीएच मान लगभग 6.2 से 7.4 के बीच होता है। पित्त एंजाइम रहित पाचक रस होते हैं, फिर भी पित्त पाचन से संबंधित कई कार्य करता है जैसे अम्लों का उदासीनीकरण, वसा का इमल्सीकरण, लाइपेज का सक्रियण, वसी अम्लों का अवशोषण, खनिज लवणों का अवशोषण आदि। पित्त रस में पित्त वर्णक बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन, पित्त रस में पित्त वर्णक बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कई एंजाइम्स नहीं होते। पित्त वसा में इमल्सीकरण में सहायक होते हैं और इसे बहुत छोटे मिसल कणों में तोड़ता है। पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। जठर ग्रंथियों में पाए जाने वाली अम्लजन कोशिकाओं द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। हेट्स-चेक नेफ्रीडियम विशेष प्रकार के खंडीय नेफ्रीडिया होते हैं। इनकी 90 जोड़ियां एम्फियाक्सिस में पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं तथा गिल दरारों में ऊपर स्थित होती हैं। ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर पात्रों से अवशोषित करती हैं तथा इन्हें अलिंदों में उड़ेल देती हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस में स्रावित होता है। अग्न्याशयी रस रंगहीन क्षारीय द्रव होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में करता है। यह एंजाइम निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है। आंत में पहुंचने पर यह छोटी आंत से स्रावित एंटेरोकाइनेज एंजाइम द्वारा सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। खाद्य पदार्थों का आहार नाल में विभिन्न भागों में पाचन के पश्चात अवशोषण होता है जिससे पोषक पदार्थ परिसंचरण माध्यम में पहुंच जाते हैं। यह अवशोषण सरल विसरण, सुसाध्य विसरण, परासरण विसरण,
तथा सक्रिय परिवहन विधियों द्वारा होता है। इनमें ग्लूकोज कुछ अमीनो अम्लों का अवशोषण सपरिवहन विधि द्वारा सोडियम युक्त पंप द्वारा होता है, जो कोशिका कला पर उपस्थित होते हैं। यूरिक अम्ल में उत्सर्जन के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। यह स्थलीय आवास का अनुकूलन होता है। यह सबसे कम विषैला होता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतु को यूरियोटेलिक कहते हैं। उदाहरण सरीसृप, पक्षी, कीट। सशक की किडनी मेटानेफ्रिक, सशक मतलब खरगोश, खरगोश की किडनी मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। एक प्रश्न तो यही है। यह सबसे विकसित प्रकार की किडनी होती है। मेटानेफ्रिक किडनी सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी वर्ग के प्राणियों में पाई जाती है। मूत्रवाहिनी नलिकाओं या वृक्क नलिकाओं को वृक्काणु या नेफ्रॉन्स भी कहते हैं। ये वृक्कों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में इनकी संख्या लगभग 1 मिलियन होती है। मनुष्य के 2 वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क का बाहरी भाग बलकुट एवं भीतरी भाग मध्यांश कहलाता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 2 लाख सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है, जो वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। इन्हें उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है। नेफ्रॉन रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करते हैं। नेफ्रॉन का बोमेन संपुट समीपस्थ एवं दूरस्थ कुंडलित नलिका वृक्क के बलकुट भाग में, जबकि हेनले लूप वृक्क के मध्यांश भाग में स्थित होता है। निस्यंदन दाब यह प्रभावी दाब होता है जो वृक्क के नेफ्रॉन के भाग में रुधिर प्लाज्मा के निस्यंदन के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मान ग्लोमेरुलर द्रव स्थितिक दाब में भी रुधिर क्लोराइडली परासरण दाब तथा कैप्सुलर द्रव स्थितिक दाब को घटाने पर प्राप्त होता है। निस्यंदन दाब 15 mmHg होता है। डायस्टेज एक मंडपाचक एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। इन्वर्टेज सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम है, जबकि माल्टेज माल्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम। एक पेप्टाइड बंध एक रासायनिक बंध है जो 2 अणुओं के मध्य उस समय बनता है जब एक अणु का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अणु के अमीनो समूह से प्रतिक्रिया करता है। तो मित्रों, ये था आपका एक पार्ट हो गया है। एक पार्ट इसका और होगा, बड़ा चैप्टर है। तो इसके सेकंड पार्ट में हम लोग फिर मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।